नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा खास प्रोग्राम चर्चा है खास। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम चर्चा है खास की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। सर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से सारा देश स्तब्ध है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों का जनक कहा जाता है। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इस भारत माँ के महान सपूत को नमन करते हुए मुझे अथर्ववेद की दो बातें याद आती हैं। अथर्ववेद में लिखा गया है कि जिस मनुष्य का किसी के साथ द्वेष नहीं, उसको किसी का भय नहीं। जिस मनुष्य का आचरण अच्छा है उसका कोई विरोध नहीं करता, और जिसका ऐसा आचरण है उसको अनेक सुख स्वयं में मिल जाते हैं। और दूसरी बात सर्वे में क्या है कि जो ज्ञान है वो इंसान को नीचा करता है, नीचा मतलब नम्र करता है, विनम्र करता है। तो ये दोनों बातें मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व पर लागू होती हैं। वो जितने सरल थे, स्पष्ट थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद रहे, राजनेता भी रहे, दूरदर्शी रहे। तो ये सारी बातें उनको देख के उनकी अपनी राजनीति में रुचि ना होते हुए उनकी राजनीतिक पहचान बनी। देखिए, 1991 में जब वो नरसिम्हा राव उनको लेके आए, नरसिम्हा राव को इस बात का दाद दी जानी है कि उन्होंने एक कर्मचारी के रूप में, जिसको आरबीआई के गवर्नर के रूप में या उससे पहले प्लानिंग बोर्ड में आए, तो वो देखकर उन्होंने उनको वित्त मंत्री का, जबकि किसी को पता नहीं था, तो ये उनको संदेश किया कि आप शाम को शपथ कर रहे हैं तो आप आओ। आ गए। तो उस समय जब इन्होंने वित्त मंत्री, जो आम बात चलती है कि वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने जो बजट पेश किया, उसके बाद इन्होंने जो आर्थिक उधार किए, उसके कारण उस समय 1991 में जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार था वो 2-3 हफ्ते का सप्ताह का था भारत के पास, और बड़ी आर्थिक तंगी में गुजर रहा था देश। और इन्होंने जो बदलाव किया उसको एक साल 1992 तक आते आते 10 गुना हो गया हमारा जो भंडार था, विदेशी मुद्रा का भंडार। पर इससे पहले भी मैं जाना था 70 और 90 के दशक, जो 2 दशक के बीच में भी थे, उसमें दो बातें विशेष रूप से, जब जो राजनीति में नहीं थे, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पे उन्होंने जो दी है, जिसकी आज एमएसपी की हम झगड़ा देख रहे हैं। तो 70 के दशक में हरित क्रांति देश में आई, तो उस हरित क्रांति को मजबूत बनाना, धार देने के लिए इन्होंने एमएसपी का आइडिया दिया था सरकार को, फिर एमएसपी लगाओ, किसान को उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो फसल बढ़ेगी। तो वो कामयाब हो गया। दूसरी इनका उस समय के देन थे ये कि लघु उद्योग और कृषि को दोनों को कम दरों पर ब्याज दो ताकि ये प्रफुल्लित हो। ये दोनों बातें चली। इसके जब ये स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, फिर इन्होंने मनरेगा के 100 दिन की वो योजना शुरू की थी, शिक्षा को अधिकार के रूप में दिया, और इसके सूचना लेने का भी आरटीआई का भी इन्होंने बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने, देखो, उससे पहले भारत एक बैलेंस सी नीति को लेकर चलता है कि परमाणु बम का जो अमेरिका के साथ था, उसने वो टिल्ट की, देश हित को देखा। इनका अपना जीवन, क्योंकि विभाजन के बाद इधर आए, अपने नाना नानी के पास पढ़े, तो उस संघर्ष से इनको जो एहसास हुआ, शिक्षा का महत्व का पता चला, जीवन के संघर्ष को समझा, और उन्होंने वो चीज़ अपनी, बोलते कम थे लेकिन उनके जो नीतियां थी उसमें उनकी सोच झलकती थी। ये जितने भी अधिकार दिए वो जनहित को देख के दिए। अगर हम विदेश नीति के हिसाब से देखें तो परमाणु का भी हम देख सकते हैं, पड़ोसी देशों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। तो ये एक उनका एक पहलू ये है। लेकिन राजनीति की साइड पे जब आए तो उनको कमज़ोर माना जाता है। देखो, आर्थिक सुधारों के लिए वो हर किसी से लड़े भी, अपनी बात कहे भी, डटे भी।
तो इसीलिए ओबामा ने, पूर्व प्रेसिडेंट अमेरिका ने कहा कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, कि कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं तो इतना महत्वपूर्ण बोलते हैं कि दुनिया सुनती है। और इसी बात को आज प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके संघर्ष के जीवन को लेके भावी पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है कि शिक्षित व्यक्ति कैसे आगे निकलता अपनी योग्यता के हिसाब से। लेकिन राजनीति के हिसाब, क्योंकि उनकी रुचि ना होने के भी ये एक चीज़ है कि 1991 से 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, वित्त मंत्री से वहाँ। लेकिन जो राजनीति में कमजोरी, जो देखो जननायक वो नहीं बने, वो क्योंकि वो एक परिवार से प्रति समर्पित रहे, मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहे, पर इसके साथ साथ उनमें एक रेखा खींची कि देश हित और जनहित को अलग रखा। पर वो जो, जैसे राहुल गांधी ने अध्यादेश, जब वो अमेरिका गए हुए थे पीछे से अध्यादेश फाड़ दिया सार्वजनिक रूप से, तो वो ऐसा एक दाग लगा या धब्बा समझो उनके व्यक्तित्व पे राजनीतिक दृष्टि से कि ये कमज़ोर हैं, वो सारी उम्र नहीं उतर सका। अदरवाइज उनका अगर व्यक्तित्व को देखें तो जो मैं पहले बात की है कि उनका ना इतना बड़ा दूरदर्शी और व्यापक था, नरम दिल थे। विरोधी चाहे दूसरी प्रदेशों के, अगर केंद्र और प्रदेश के संबंधों को भी ले, तो जो विपक्षी दल जहाँ पे प्रदेशों में थे उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। जब वो आज प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ समय गुजरात के थे, तो उनके साथ भी संबंध उसी समय चले आए। तो वाजपेयी जी रहे विपक्षी दल में, जब ये थे विपक्षी नेता रहे तब भी, सत्ता में रहे तब भी उनसे संबंध भी अच्छे रहे, देश विदेश में उनके संबंध अच्छे रहे। बस सिर्फ अगर एक हम कमज़ोरी देख सकते हैं तो वो कमज़ोरी मैं समझता हूँ वो हमारी दृष्टि से, जो आम जनसाधारण के तौर पर उनके व्यक्तित्व के साथ से एक लॉयल्टी थी अपनी पार्टी के प्रति, उस परिवार के प्रति जिसने उनको ये सारा कुछ दिया, या एक मौका दिया, अवसर दिया अपनी योग्यता को दिखाने का। और उसने, तो मैं समझता हूँ कि उनके इस पहलू को अगर छोड़ भी दें तो व्यापक रूप से उनके जो देश को देन है, आज जो हम देश में इतनी संपदा देखते हैं, आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और मोदी सरकार आगे 2027 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो इसके पीछे जो नींव बनी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां बनी, और उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को याद करते हुए हमेशा वो भारतीयों के दिलों में बसे रहेंगे, अमर रहेंगे। अपने कर्मों के कारण उनकी पहचान एक अलग विशेष दर्जा भारतीयों के दिल में रहेगा। बस इतना कह सकते हैं। परमात्मा उनकी आज 5 तत्व में उन्होंने विलीन हो गए, तो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख बर्दाश्त करने का वो हौसला दे। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव शुरू हो गया है, और कांग्रेस नेता अजय माकन के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की चेतावनी तक दे डाली है। अब दिल्ली सरकार की योजनाओं और उन योजनाओं के संबंध में जो सरकारी विभागों के विज्ञापन है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। जब लोकसभा चुनाव होने थे 2024 के, तो विभिन्न विपक्षी दल एकजुट हुए, तो किसी सिद्धांत पे तो हुए नहीं जी। अगर कोई सिद्धांत मान लें तो किसी के विरोधी का विरोधी दोस्त है, बस एक ही सिद्धांत था कि विरोधी का विरोधी दोस्त है। ये भाजपा के विरोधी थे, इनके अपने कोई आपस में कोई सिद्धांत पे एकजुट नहीं थे, पर इसी बात पे एकजुट हो गए कि हमने भाजपा को हराना है। और उसके बाद जब पंजाब के विधानसभा चुनाव आए, तब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। हरियाणा में भी ये स्थिति बनी। अब स्थिति ये है कि दिल्ली के चुनाव में जो बात विशेष रूप से, दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2 महीने में आने वाले हैं, और दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी की जड़ है, आधार दिल्ली है। दिल्ली से वो पंजाब में आए या देश में जहाँ भी जाएंगे, वो दिल्ली का उदाहरण देते हैं, दिल्ली को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और उस दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जो एक आतिशी को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर FIR दर्ज कराई, केजरीवाल को माकन ने कहा देशद्रोही है। इसी तरह दीक्षित, जो अशीला दीक्षित बेटे, उनके पूर्व सांसद जो, उन्होंने भी केजरीवाल के खिलाफ बहुत कुछ बोला। अब समस्या यह है कि उनके जो नेता केजरीवाल और आतिशी, 2 बड़े नेता, दिल्ली के 2 बड़े चेहरे हैं, उनके विरुद्ध जैसे वो बोल रहे हैं, तो उनका
प्रतिक्रिया आई कि ये भाजपा को मदद कर रहे हैं। दिल्ली में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती आम आदमी पार्टी, इसलिए वो स्थिति पंजाब में भी बोले पर उन्होंने इतना रिएक्शन नहीं किया। अब उनको पता है कि दिल्ली में अगर कुछ हुआ तो हमारा भविष्य खतरे में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के भविष्य को निर्धारित करेंगे। अगर दिल्ली में उनको झटका लगता है तो फिर उनको आगे भी दूसरे को आगे, देखो ये आम आदमी पार्टी आएगी ना, अगर विधानसभा जब इंडी गठबंधन की बात करो तो आगे असम के आने हैं, बिहार के आने हैं, तो फिर गठबंधन को झटका लगेगा। ये अभी से उनको समझ बात आ रही है सामने। तो आम आदमी पार्टी का तो सारा कुछ दारोमदार विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए कांग्रेस भी आ गई। अब गारंटियाँ इन्होंने दी थी विधानसभा चुनाव में कि महिला सम्मान योजना की और महिला बाल स्वास्थ्य योजना को लेकर। अब गारंटियों को लेकर जो दिल्ली सरकार की तरफ दोनों डिपार्टमेंट ने इश्तिहार दे दिए कि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं रखी गई बस हुई। ये मैं समझता हूँ कि एक बाबुओं द्वारा, जो नौकरशाही के द्वारा आपने एक राजनीतिक पैंतरा चला जो गलत है, सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो आने वाले समय के लिए किया कि जब अगली दफ़ा आएंगे तो फिर करेंगे उसका रिएक्शन। और ये जैसे गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे दी हैं, महाराष्ट्र के पीछे विधानसभा चुनाव थे, भाजपा ने भी दी, उसमें शिवसेना भी दी, शरद पवार भी दी, सारे जो विरोधी उन्होंने पंजाब में भी दी, हरियाणा में भी दी। होना तो ये चाहिए था कि ये जो बाबूशाही के बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी से होता है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के क्या रिश्ते हैं, उनमें कितना द्वेष चल रहा है, कितना टकराव है, ये भी सामने होता है। दूसरी जो बात यह है कि जो विरोध करना था ये विज्ञापन सरकार की तरफ से नहीं आने चाहिए थे। ये बाब जो नौकरशाह कितने दबाव में आए ये भी पता चलता है। अगर विरोध करना था तो भाजपा करती, कांग्रेस करती, या दूसरे अपोजिशन पार्टियां वो करते, विज्ञापन देते कि ये गारंटियाँ हैं। अब मुश्किल ये है कि गारंटी एक के बाद एक गारंटी बढ़ती चली जा रही है और मतदाता भी गारंटियों की तरफ देखने शुरू हो गए कि इस पार्टी का क्या देना है। चाहिए तो ये कि प्रदेश सरकार की आर्थिक व्यवस्था लेकर उसके प्रति लोगों को जगाया जाए, मतदाता को जगाया जाए कि जो मुफ्त की रोड़ियाँ या गारंटी हैं प्रदेश के लिए कितनी हानिकारक है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या आ रही है, तो उसके प्रति पार्टियाँ बोलें। ये जो नौकरशाह की तरफ विज्ञापन है ये गलत है। पार्टियों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। गारंटियों को जो तो देनी ना देनी, ये तो या तो चुनाव जो कुछ करे वो भी नहीं बोल रहे सर, क्योंकि प्रदेश फिर केंद्र की तरफ देखेगा कि केंद्र अभी हमें कुछ केंद्र ऐसे हो नहीं सकता ना। केंद्र के तो जीएसटी के जैसे जीएसटी बनने के बाद सीधी सी फर्स्ट है कि आपको जो केंद्र ने देना है वो एक हेड के तहत देगी, उससे दाएं बाएं आप नहीं जा सकते। पहले अलग बात थी कि आपके पास रेवेन्यू आप ही जनरेट करते थे, आप ही खर्च करते थे। अब एक हेड की तरफ आएगा, इस बिंदु पे ये चीज़ मिलेगी, ये खर्च करोगे, ये हिसाब दोगे तो चलेगा। तो वो चल नहीं दे तो फिर वो प्रदेश उसकी तरफ, केंद्र की तरफ फिर राजनीति शुरू हो जाएगी कि केंद्र और प्रदेश हमें मिलता नहीं है, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मतलब वो टकराव और एक नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं, नकारात्मक राजनीति बढ़नी शुरू हो, तो उसको छोड़ने के लिए रेवड़ियों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, ना कि इस तरह का। तो ये जो विज्ञापन है ये भी गलत है। जो भाषा वो इस्तेमाल करने हैं वो मतभेद होने और चीज़ है, ये मनभेद वाली स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए भाषा की मर्यादा भी नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें एक चिंता जो है हमारे सब के लिए कि धीरे धीरे हम राजनीति किस स्तर पे पहुंच रहे हैं, ये गलत चीज़ है। राजनीति जो दोष आपस में दुश्मन नहीं है, मतभेद विचारों के है। मनभेद पे पहुंचेंगे तो फिर टकराव बढ़ेगा। तो दिल्ली की राजनीति भी मैं समझता हूँ इसलिए ज़्यादा हो जब टकराव वाली स्थिति में पहुँचे कि कांग्रेस का भी, भाजपा का भी, आम आदमी पार्टी, तीनों का अस्तित्व इस पे टिका हुआ है। क्योंकि अगर जो सत्ता में आएगा उसका भविष्य आगे उज्जवल रहेगा। नहीं तो दिल्ली में उनको झटके पे झटका 2 दफ़ा वो खा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी को तीसरी दफ़ा अगर वहाँ आ जाए तो हमारा फिर आगे बेस मजबूत हो जाता है। तो इसलिए पर फिर मर्यादा में से बात हो वो ठीक है।
आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे पंजाब में हुए नगर निगम चुनावों की। सर, पंजाब में नगर निगम चुनावों के परिणाम घोषित हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अलग अलग निगमों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बनकर उभरी हैं। अब इन नगर निगम चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसका पंजाब की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता देखते हैं, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, नगर निगमों के साथ नगर परिषदों के भी हुए, बिल्कुल, नगर परिषद के भी दोनों को है। ये 5 मुख्य रूप से है, पर उधर जो है नगर परिषदों में तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ, बहुमत मतलब वार्डों में आम आदमी पार्टी जीती। यहाँ पे अगर पहला नंबर आम आदमी पार्टी का आया तो दूसरा कांग्रेस का, तीसरा कांग्रेस का, फिर चौथा अकाली दल नाम के लिए गिना जा सकता है गोवा। इस एक देखिए, पटियाला में बहुमत के बाद पहुंच गई आम आदमी पार्टी, लुधियाना में दूसरे स्थान पे, जलंधर में पहले पे, फगवाड़ा में फिर दूसरे पे आ गई, अमृतसर में कांग्रेस है, फगवाड़ा और अमृतसर कांग्रेस, लुधियाना और जलंधर और पटियाला में आम आदमी। पर ये जो मत है कि पटियाला को छोड़ दे तो विभाजित मत कहा जा सकता है। किसी भी एक दल को क्लैरिटी नहीं। मेयर के लिए इसलिए 1 हफ्ता हो गया कि 2-2, 4-4 चाहिए, तो दल बदल का वो कोशिश हो रही है, वो सिलसिला चल रहा है कि नेगोशिएशन होगी, महापौर कौन बनेगा, उप महापौर बनेगा, डिप्टी कौन बनेगा, इस तरह वो चल रहा है। पर एक बात सबको, ये जो पंजाब की राजनीति में आप बात करते हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जो नगर निगमों में 0 से शुरू हुई थी, अब वो 3 में तो पहले स्थान पे आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो फर्स्ट है कि नगर परिषद में भी वो आ गए, सबसे आगे है। और एक ही वो पार्टी है जिसने सारे कैंडिडेट अपने वार्डों में खड़े करे। 900 कितने है उसमें सारे, बाकी किसी पार्टी की वजह स्थिति नहीं है कि वो 900 से अधिक कैंडिडेट अपने पंजाब में खड़े कर सकते। सर, दिल्ली में उनका गठबंधन रहा और पंजाब में वो इतने कॉन्फिडेंट रहे कि इस टाइम पहले स्थान पर नहीं, वो पहले स्थान पे तो हुए ही। उनके देखे ना, किसी वार्ड दूसरी कांग्रेस और भाजपा पुरानी पार्टी, अकाली दल पार्टी, किसी के पास 900 से ज़्यादा कैंडिडेट, इन्होंने सारे वार्डों में कैंडिडेट खड़े। तो पहली बात तो यही है कि इनका अपना बेस आधार कहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल सर। ये पंजाब के जो 2027 के इलेक्शन आने हैं उसके लिए एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत में मतदाता ने एक विभाजन पर नाम दिया, निर्णय दिया अपना। तो ये एक चेतावनी भी है, जो 3 बड़े दल या अकाली दल चौथा गिन, चारों दलों का, कि जैसा अब आप करोगे अगले 2 साल में, उस हिसाब से आपको मतदाता समर्थन देगा। इसमें लाभ वाली स्थिति, पहले मैं पिछले में भी कहा था कि लाभ वाली स्थिति आम आदमी पार्टी, तो वो साबित हो गई, वो लाभ। अब आम आदमी पार्टी को झटका ये है कि जितना उन्होंने आस लगाई थी शहरों में, उनको वो नहीं मिला। बाकी तो बात की बात है, वो अपने अपने स्ट्रगल में है। तो 2027 का परिणाम जो विधानसभा चुनाव है, उसके लिए आम आदमी पार्टी को एक आधार मिल गया, एक संदेश सबको चले गया, दूसरे राजनीतिक दलों को, कि ये अब नगर निकाय परिषद लेवल तक पहुंच गई, पंचायतों तक पहुंच गई। अब ये स्थायी रूप ले चुकी है पंजाब की राजनीति में। और दूसरे दलों को अपनी राजनीति, अपनी नीतियां इनको सामने रखकर बदलनी भी पड़ेंगी, तभी ये चलेंगे। और अगर नहीं उस हिसाब से चलेंगे तो आम आदमी पार्टी 2027 में भी रिपीट करने की स्थिति में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्र सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी की, जो उन्होंने ख़त्म कर दी है। सर, केंद्र सरकार ने अपनी नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और सरकार ने ये बात कही है, शिक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर, कि जो बच्चे वार्षिक परीक्षा में असफल रहेंगे उन्हें आगे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इस पॉलिसी का जो देश की शिक्षा नीति पर, शिक्षा जगत पर और छात्रों पर क्या असर पड़ता देखते हैं? देखिए, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करना, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला कर सके, चुनौतियों को सामना कर सके, संस्कारित हो, सभ्य हो। ये और इसी को, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर नीतियां बदलती भी रही। आज इस समय जैसे बदली, उससे पहले डिटेंशन वाली थी, फिर बदली, फिर अब दोबारा आ रहा है। हुआ क्या कि ये अभी हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे थे, उनके समय
शिक्षा का अधिकार भी बना। उस शिक्षा के अधिकार में सरकारी स्कूलों में या प्रदेश सरकारों ने ये शुरू किया कि 5वीं 8वीं ताकि बच्चों पर दबाव ना पड़े, क्योंकि गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे वो परीक्षा, एक तो पैसे की गरीबी के कारण, दूसरे परीक्षा के दबाव के कारण वो बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि माँ बाप की स्थिति यह थी कि हाथ 5वीं से 6वीं के बाद वो, तो जब ये 5वीं 8वीं में परीक्षा बंद हो गई तो लगा। पर उसके एक पीछे सर्वे आया, जो समय समय सर्वे होते हैं शिक्षा, उसमें ये आया कि जो 8वीं का छात्र है वो 5वीं या 4थी श्रेणी के प्रश्न ही नहीं हल कर सकता, ना वो किताब पढ़ सकता। तो इसका मतलब शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है। जो लक्ष्य था वो अचीव नहीं हो रहा था, उसका दुष्परिणाम निकलना आना सामने हो गया था। और इससे जो केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय स्कूलों में अब लागू किया है इसको, पर इससे पहले 20 प्रदेशों ने अपनी अपनी डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी थी कि ये नहीं चल सकती। अब समस्या यह है कि जब इसमें एक और चीज़ भी है कि उन्होंने रोकना पहला स्थिति है, फिर विद्यार्थी को एक अवसर और देना कि आप परीक्षा दोबारा दे लो 2-3 महीने में, जो भी समय निर्धारित होगा। अगर उसमें पार हो जाए तो आगे चला जाए, अगर उसमें भी असफल रहता है तो फिर उसको उसी कक्षा में, ये मेन मुद्दा है। तो अब ये तो हो गया, चलो। अब दूसरी बात यह है कि स्कूलों के ना टीचर हमारे पास, बिल्कुल सर, ना बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, बिल्कुल, ना जो टीचर अध्यापकों का जो स्तर है वो स्तर उस हिसाब का है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रति भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाहती है कि शिक्षा का स्तर बढ़े तो बुनियादी स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। और फिर माँ बाप के जो बच्चे गरीबी है उनको संभालने के लिए भी, उसके लिए अध्यापक का अपना व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए। ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको संभालना है, इसको आगे ले जाना है, जैसा। अब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिश्ता अध्यापक और शिक्षक के साथ टूट गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम आर्थिक पहलू तक ही सीमित रह गए हैं। सब जो टीचर है वो भी, बिल्कुल, विद्यार्थी के माँ बाप भी, वो इसी हिसाब से उनका रिश्ता बन गया। भी लेन देन वाला, पैसा लेना देना, या आर्थिक जो पक्ष को देखकर जो नैतिक पक्ष है वो कमज़ोर हो गया है। जब भारत के भविष्य को लेकर जो चिंता होनी चाहिए भावी पीढ़ी की शिक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं स्कूल स्तर पर कमज़ोर हो गई। तो ये एक फैसला तो ये सरकार ने ले लिया, पर दूसरा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापक की जिम्मेवारी, अध्यापक का स्तर और अध्यापक की संख्या, इस पर भी तो सरकार ध्यान देगी। तभी शिक्षा का जो देश ही हम समझते हैं संस्कारित व्यक्ति, या हमारे तो ये कहते हैं कि शिक्षा विहीन तो पशु है। पशु, शिक्षा ही पशु से अलग करती है इंसान को, क्योंकि वो विवेक है उसके पास। तो पर अगर वो चीज़ नहीं जागती तो फिर उसका पशु और इंसान में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए सरकार का ये कदम समय अनुसार तो है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों को संबंधित है उसकी तरफ ध्यान दे, तभी जाकर हम आगे के समय में अपना शिक्षा स्तर उठा के और भावी पीढ़ी को एक मजबूत पीढ़ी के रूप में उन्नत कर सकेंगे, यही कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा है खास, जिसमें एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा की। खास तौर पर हमने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया, और साथ ही साथ शिक्षा का गिरता स्तर, बढ़ता स्तर, इस बारे में भी विचार विमर्श किया। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम को हम यहीं पर देंगे विश्राम। मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।